वर्चुअल ऑटिज्म, जी हाँ, अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है और उसकी एज 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अक्सर हर हफ्ते 2 या 3 पेरेंट्स ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के हो चुके हैं और वो काफ़ी टाइम से थेरेपीज़ ले रहे हैं। कोई सेंटर में जाकर थेरेपी ले रहा है, कोई पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से थेरेपी ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बावजूद उनके बच्चे नॉर्मल नहीं हुए और वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। उनका अब ये सवाल होता है कि यार अब तो ये 6 साल का हो गया है, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, क्या अभी भी ये ठीक हो सकता है? इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को आती है कि पेरेंट्स कई बार अपना काम टाइमली शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हम तो 3 साल की एज से, 2 साल की एज से, 4 साल की एज से थेरेपी सेंटर पे लेके जा रहे हैं। 3 साल हो गए सेंटर पे जाते हुए, 4 साल हो गए सेंटर पे जाते हुए, बट चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि वर्चुअल ऑटिज्म 100% ठीक हो जाता है अगर उस पर टाइमली एक्ट किया जाए। तो हम तो टाइमली ही चल रहे थे। तो ये टॉपिक रेज करेंगे आज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। और अगर टॉपिक आपको पसंद आ गया, फटाफट से लाइक का बटन हिट करें। उसके बाद अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट डालें। फिर तीसरे लोग वो जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, वीडियो की लैंग्वेज पसंद आई है, वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है, टॉपिक पसंद आया है, तो आप भी फटाफट से अपने कमेंट जरूर डालें कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो कमेंट जरूर किया कीजिए प्लीज। अभी फटाफट से कमेंट जहां लिखा हो उसको दबाइए और अपना कमेंट जरूर रजिस्टर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, थेरेपी की जो सक्सेस होती है वो कई सारे मॉडल्स पे डिपेंड करती है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है करेक्ट डायग्नोसिस, क्या उसे सही तरीके से डायग्नोस किया गया है? क्योंकि अगर डायग्नोसिस करेक्ट होगा तो आगे ट्रीटमेंट भी करेक्ट होगा। क्योंकि मैंने कई सारे केसेस में देखा कि क्लियरली, यानी कोई सीजर डिसऑर्डर नहीं है, कोई और हिस्ट्री नहीं है, किसी भी तरह की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ स्क्रीन की हिस्ट्री है। पेरेंट्स साफ तौर पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल तक बच्चा काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। उसने कई वर्ड्स भी बोलने शुरू कर दिए थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, सब समझता था, लेकिन सडनली उसने रिग्रेस कर दिया। उस टाइम पे रिग्रेस करने के 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो होता है कोई डिजीज हुआ, हाई ग्रेड फीवर हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गया और उस दौरान कोई सीजर आ गया। दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन है, वो स्क्रीन है। अगर ये वाला रीजन है और बाकी 2 रीजन नहीं है तो मान के चलिए वर्चुअल ऑटिज्म है। हालांकि वर्चुअल ऑटिज्म रजिस्टर्ड डायग्नोसिस नहीं है, मैं बार बार ये बोलता हूँ। तीसरा रीजन होता है किसी भी वजह से, यानी बच्चे को कोई ट्रॉमा हुआ, चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा है। फिजिकल ट्रॉमा होगा तो ब्रेन डैमेज होगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा तो माइंड डैमेज होगा। अब यहाँ माइंड और ब्रेन का डिफरेंस समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं माइंड और ब्रेन सेम चीज है। तो स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो आप यहाँ न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी की? जब आप एमआरआई, जिन बच्चों के कोई हेड इंजरी हुआ है, हेड इंजरी होने के बाद आपने एमआरआई कराया, उसमें कोई लीजन निकला, कोई प्रॉब्लम निकली या कोई डैमेज निकला, यानी कोई ब्रेन डैमेज हुआ किसी भी वजह से, रिग्रेशन हो सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बच्चा बहुत जोर से किसी चीज से डर गया है या बच्चे के सामने आपके घर में बहुत तेज कोई फाइट हुई है, उससे बच्चा विड्रॉ कर सकता है। या वो अक्सर फाइट्स देखता रहता है लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो समझदार नहीं था, तो उसने बोलना बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसे लगता है कि 2 साल में वो समझदार हो गया, अभी भी उसके सामने बहुत सारी आपकी फाइट्स चल रही हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लम चिल्ली होती रहती है, तब भी वो विड्रॉ कर सकता है, रिग्रेशन में जा सकता है। तो आप इसे भी वर्चुअल ऑटिज्म के जैसा ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल ऑटिज्म होता है, यानी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम मान सकते हैं आप इसको, कि जो साइकोलॉजिकली आपके बॉडी में दिखाई देने लगी। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज डिफरेंट रखनी पड़ती है। यानी आपके पास जो रिग्रेशन हुआ वो रिग्रेशन कई टाइप में हो गया। नंबर 1 रिग्रेशन हुआ जो स्क्रीन इंड्यूस्ड रिग्रेशन है, दैट इज वर्चुअल ऑटिज्म। उसके बाद जो दूसरा रिग्रेशन है वो साइकोलॉजिकल, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे को ठेस लगी, बच्चे को कोई बहुत बड़ा मानसिक आघात जिसको आप बोल सकते हैं, यानी जहनी तौर पर उसको कोई प्रॉब्लम हुई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, बहुत तेज वो डर गया,
बहुत तेज वो घबरा गया, बहुत उसको कोई कंडीशंस आपके घर की पसंद नहीं आ रही, अगर वो तब विड्रॉ करता है तो ये साइकोलॉजिकल रिग्रेशन हो सकता है, यानी इसे आप साइकोलॉजिकल ऑटिज्म का नाम दे सकते हैं। तीसरा जो ऑटिज्म होता है वो होता है क्लासिकल ऑटिज्म, यानी बच्चा जो है पैदा होने के साथ से ही ना किसी से रिलेट करता था, ना सोशल स्माइल देता था, ना जुड़ने को, सिर्फ कॉर्नर पकड़ के रखता था या अपने क्रेडल में लेटता रहता था। अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी उसने कभी नहीं की, यानी आप उसे जा जा करके उसे फीड करते थे, उसकी जरूरतें पूरी करते थे। उसके बाद जो रिग्रेशन, एक और रिग्रेशन होता है, दैट इज हेड इंजरी के बाद कोई रिग्रेशन हो गया, यानी वो वाला रिग्रेशन जो एक तरह का ब्रेन डैमेज हुआ उसके बाद आया। सो वो रिग्रेशन आप ऑटिज्म नहीं कह सकते उसको, उसको आप चाइल्डहुड अफेजिया का नाम दे सकते हैं। यानी बड़ी सारी चीजें होती है जो आपको कंसीडर करनी होती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो अब ये सारी की सारी चीजें ना डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप साइकोलॉजिकल ऑटिज्म को देखोगे तो उसमें आपको साइकोलॉजिकली चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, घर की कंडीशंस को ठीक करनी पड़ेगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, पूरे घर की आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, फैमिली काउंसलिंग करना पड़ेगा, पेरेंट्स काउंसलिंग करना पड़ेगा, सब लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बच्चे की बेटरमेंट के लिए आपको सारे काम करने पड़ेंगे ताकि वो वापस आपसे कनेक्ट बनाए। उसके बाद जो वर्चुअल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म में आपको वैसा ही ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज लेनी होंगी। नाउ वर्चुअल ऑटिज्म की जब आप बात करते हैं, इट इज नॉट अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि क्लासिकल ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बट दिस इज अ साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर। सो यहाँ पे आपको साइको बिहेवियरल टेक्निक्स पे जाना पड़ेगा जिससे कि आप इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सके। उसके बाद जो तीसरी तरह का जो ऑटिज्म आता है, दैट इज ब्रेन डैमेज, यानी चाइल्डहुड अफेजिया है। वो स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि ये चाइल्डहुड अफेजिया आज का डिसऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर सदियों पुराना है, बहुत पहले से ये चीजें होती हैं, बच्चों को ब्रेन इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, उसके बाद उनको ये ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, बट इट इज नॉट ऑटिज्म, इट इज चाइल्डहुड अफेजिया। तो वैसा ही वो लोग डील करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितनी भी तरह के रिग्रेशन आते हैं, उसके बाद एक रिग्रेशन आता है सीजर के बाद। सीजर के बाद जो रिग्रेशन आता है उसमें भी आपको वही सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं जो आप चाइल्डहुड अफेजिया में अपनाते हैं, क्योंकि सारे सिम्टम्स आपको ऑटिज्म जैसे दिखाई देंगे, बट ये भी ट्रू ऑटिज्म नहीं है। इसलिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ट्रू ऑटिज्म है कि नहीं। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि डायग्नोसिस करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, यानी ये सारा कुछ हिस्ट्री में होता है। आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है और इतना सब कुछ साइन करने की जरूरत नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की जरूरत होती, बट ये सिम्टम सबसे पहले हिस्ट्री देखना होता है, फिर हिस्ट्री के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशंस डिसाइड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस प्रॉपर हो। नंबर वन डायग्नोसिस बन गया, अगर आपका डायग्नोसिस सही डायरेक्शन में बना है तो नेचुरली ट्रीटमेंट भी आपको सही डायरेक्शन में मिलेगा। तो पहला सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो यही होता है। उसके बाद दूसरा फ्लॉ क्या आता है कि जो थेरेपी की क्वालिटी है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेंटर में 50 बच्चों की क्लास होती है, 10 बच्चों की क्लास होती है, 20 बच्चों की क्लास होती है, या 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, उनको सेम स्ट्रेटजीज सेम एक्टिविटीज के साथ ही प्रैक्टिस कराते रहते हैं। उसमें आपकी जो डिफाइंड, यानी आपकी जो नीड बेस्ड थेरेपी होती है वो शायद नहीं हो पाती कि आपके बच्चे की नीड क्या है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान बनने चाहिए, उसके बेसिस पे थेरेपी होना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पेरेंट्स का जो नेचर और बिहेवियर होता है वहां पर, कि वो किस तरीके से डील कर रहे हैं थेरेपी को। क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस हैं, सब प्रोसेस में आपको पेशेंस, परसिस्टेंस और पॉजिटिविटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, P3। यानी यहाँ आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स 1 महीना 2 महीना यहाँ पर, 2 महीना 3 महीना वहां पर, 3 महीना 4 महीना वहां पर, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। इससे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, आपको हर इंसान को थोड़ा टाइम जरूर देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद ये होता है कि एज, किस एज में आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अगर आपने इमीडिएटली चीजें स्टार्ट कर दी, यानी जैसे ही प्रॉब्लम हुआ आपने जिस दिन देख लिया, अगर आपका बच्चा 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल का भी है, तो आप उसी वक्त गाइडेंस में आ गए। जब आप गाइडेंस में आ जाते हैं इमीडिएटली, तो बहुत अच्छा होता है कि आप टाइमली चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। स्पेशली वर्चुअल ऑटिज्म 100% रिवर्सिबल होता है। अगर आपने 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की एज तक अपने बच्चे को फटाफट कर लिया, लेकिन जब आप डिले करते हो कि बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, तो जितना ज्यादा बड़ा बच्चा होगा, यानी आपके पास दो बैंड बहुत इंपॉर्टेंट, 0 to 3 years, कोशिश करें 3 साल के पहले पहले सब मैनेज करके साइड में हो जाए।
उसके बाद दूसरा बैंड आपके पास होता है 3 to 6 ईयर्स, जिसमें आपके पास ये लास्ट चांस होता है जिसमें आप 100% चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 6 to 9 ईयर्स का जो चांस होता है वो चांस ऐसा होता है जिसमें आपकी डेडिकेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आपके पेशेंस पे डिपेंड करेगा कि अब क्योंकि ऑलरेडी आप लेट कर चुके हो। सो ये 6 to 9 ईयर्स का जो बैंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंड होता है कि आप, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स इंडिया में और स्पेशली मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड में भी अगर हम देख लें, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं कई जगहों पर, और वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर यूरोपियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में जो मैं देखता हूँ, कितने सारे लोगों से मैं कनेक्ट करता हूँ, वो 3 साल की एज में डायग्नोस करना शुरू करते हैं, 6 साल की एज तक जाकर के डायग्नोसिस देते हैं, उसके बाद वो उसको लेबल कर देते हैं कि ऑटिस्टिक, और वैसा ही उसको ट्रीट करते हैं लाइफ टाइम। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बेटर क्या होता है कि आप टाइमली अपने बच्चे को पकड़ करके, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ करके आगे बढ़ें, ताकि आपको ये फ्यूचर में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। यानी अगर आपको एक गवर्नमेंट का सिस्टम हेल्प नहीं कर पा रहा, तो यू गो फॉर समथिंग प्राइवेट। एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है आजकल देखने में, ये आ रहा है कि अगर आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के खुद से ट्रेनिंग देते हैं तो तब आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक बड़ा फैक्टर इसके बाद ये आता है कि दोनों जो जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों में कोऑपरेशन है कि नहीं है। कई बार वो कोऑपरेशन सफर करता है, यानी कोऑपरेशन होता ही नहीं है। पेरेंट्स एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, फैमिली कोऑपरेट नहीं करती, उसकी वजह से क्या होता है कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड की फैमिली नहीं मान रही है। और कई बार क्या होता है, कई बार ये भी सुनने को आता है कि वाइफ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करवाती है, वो सारा का सारा सोचते हैं कि हस्बैंड जो है ना पूरी सब क्लासेस लगा दे, सब चीजें कर दे। यानी दोनों पार्ट पे यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दोनों मिलकर के एटलीस्ट एक दूसरे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो। जैसे एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो प्यार मोहब्बत के साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो दे सकता है, तो वो सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडरेबल होते हैं। उसके बाद सोर्सेज कितने एक्सेसिबल हैं आपके पास। कई लोगों को थेरेपी कराने बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो फिर वो क्या होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बेचारे कोऑपरेट कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कोऑपरेट कर पाते, उसकी वजह से थेरेपी छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से थेरेपी बंद हो जाती है। फिर एक रिजल्ट होता है, फिर जो आपको थेरेपी दे रहा है वो कितना क्वालिफाइड है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो फील्ड में कुछ जानता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। कई लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सेंटर खोला होता है उन्होंने, उसमें वो जाकर के क्या होता है, दो टीचर्स या मैडम्स बैठाई होती हैं जिन्होंने, किसी ने +2 पास किया, किसी ने बीए पास किया है, उनके थ्रू ट्रेनिंग चल रही होती है सारी की सारी। तो करने वाला जो बंदा है, जो प्रैक्टिस करवा रहा है या आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है, वो बहुत मच्योर होना चाहिए, वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसे डिफरेंस पता होना चाहिए इन सब डायग्नोसिस के बारे में। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्नोसिस अगर आपका करेक्ट है तो चीजें आपकी करेक्ट होंगी, अदरवाइज आप स्ट्रगल करते रहेंगे। जब आप स्ट्रगल करते रहते तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, बट नेवर से डाई। सबसे बड़ी बात कहूंगा कि आपका बच्चा किसी भी उम्र का हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।